ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन दिसंबर 1 को होना है। आज परिचय नामजदगियों से दस्तबरदार होने का आखिरी दिन था। इलेक्शन कमीशन ने सुबह 11 बजे से 3 बजे की डेडलाइन मुकर्रर की थी। इलेक्शन कमीशन जल्द ही हतमी फहरिस्त का ऐलान करेगा। आज से इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। तमाम उम्मीदवार तशहीरी मुहिम तेज कर दी है। तमाम उम्मीदवारों ने 150 रुकनी कॉरपोरेशन के लिए 1825 उम्मीदवारों के पर्चे दुरुस्त करार दिए गए थे। 1 दिसंबर को इलेक्शन के पेश नजर जीएचएमसी हुदूद में तातील का ऐलान किया गया है। उधर सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने जीएचएमसी इलेक्शन की इख्तितामी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। अवैसी ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि एमआईएम साल के 12 माह आवाम के साथ है। दीगर पार्टियां इलेक्शन के वक्त आवाम के दरमियान आते हैं। ओवैसी ने वाजे किया कि एमआईएम और टीआरएस का जीएचएमसी इलेक्शन में इत्तेहाद नहीं। मोदी सरकार ने हैदराबाद के सैलाब मुतासरीन के लिए माली मदद नहीं की। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए फिरकावाराना रंग दे रही है। उन्होंने बताया कि एमआईएम 52 सीटों पर मुकाबला कर रही है। हमारा काम करने का तरीक़ा टीआरएस से, बीजेपी से, कांग्रेस से और दीगर पार्टियों से बड़ा मुख्तलिफ है। ये तमाम पार्टीज सिर्फ इलेक्शन के ज़माने में एक्टिव होती हैं। हम लोग साल के 12 महीने काम करते हैदराबाद की जनता के दरमियान में हम रहे हैं और हमको यकीन है कि हमने जो काम किया, हमारे जो कॉरपोरेटर्स ने काम किया, अब हमारे जो कैंडिडेट्स जो हैं उससे हमको अच्छा नतीजा मिलेगा। बीजेपी के लीडर को अगर आप रात में उठा देंगे और बोलेंगे पहला नाम बोलो, बोलेगा ओवैसी, दूसरा नाम बोलो, बोलेंगे गद्दार, तीसरा नाम बोलो टेररिज्म, चौथा नाम बोलो पाकिस्तान, तो वो क्या कर सकते हैं? लोगों को आदत से मजबूर हैं। बीजेपी को ये बताना चाहिए कि 2019 के बाद से उन्होंने तेलंगाना को और ख़ास तौर से हैदराबाद की आवाम को उन्होंने क्या फाइनेंशियल हेल्प की। भाई, आपने हैदराबाद को, जीएचएमसी को मोदी सरकार ने क्या फाइनेंशियल हेल्प की? तो जाहिर है हेल्प नहीं करने की बुनियाद पर, कोई मदद नहीं देने की बुनियाद पर अब इसको एक कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। आवाम जानती है, जनता जानती है। यकीनन कोई भी आके इलेक्शन लड़ सकता है, कैंपेन कर सकता है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। सर, तेलंगाना बीजेपी ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति हुकूमत की 6 साल की नाकामियों पर मुश्तमिल चार्जशीट को जारी किया। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने हैदराबाद में चार्जशीट को जारी किया। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर आवाम को धोखा देने का इल्जाम लगाया। जनता पार्टी ने एक आरोप पत्र लाया है। 6 साल के 60 फेल्यूर्स, जो वचन दिए थे उससे भाग गए। वादा किया था ग्लोबल सिटी बनाएंगे, डल्लास, इस्तांबुल वगैरह नाम दे दिया था। ग्लोबल सिटी बनाने का वादा था, फ्लड सिटी बनाकर छोड़ दिया। 15 दिन फ्लड, 6-6, 8-8 फुट, 10 फीट पानी, गाड़ियां बह रही है। देश ने कभी नहीं देखे ऐसे दृश्य हैदराबाद जैसे शहर में दिखाई दी। ये टेक सिटी है। टेक सिटी की यह हालत ये इंक्रोचमेंट के कारण हुई और ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं की। तो एक ग्लोबल सिटी का वादा था, फ्लड सिटी में उसको बदल दिया। 1 लाख नौकरियों का वादा झूठा साबित हुआ। बाढ़ के बाद कॉम्पेंसेशन देने की बात आई। पहले तो 2 महीने दिया नहीं और बाद में 10,000 रुपए की ऐलान किया। अब सारे पैसे बैंक अकाउंट में जाते हैं। मोदी जी भेजते हैं 100 रुपए, तो 100 के 100 रुपए गरीब के खाते में जाते हैं। लेकिन यहां 10,000 रुपए कैश बांटने का शुरू किया, आधा पॉकेट में, आधा दे दिया।
और वो भी कुछ लोगों को मिला, बाकी लोगों को नहीं मिला, ज्यादा लोगों को नहीं मिला। लोगों की भीड़ है, सबका नुकसान हुआ, लेकिन सबको पैसा देने की व्यवस्था भी नहीं कर पाए। 1 लाख घर देने वाले थे 6 साल में, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। केंद्र का पैसा आया, अपना नाम लगाने के लिए 1 रूम बढ़ाने कर अपना नाम योजना को देना, यही केवल राजनीति थी, बाकी कुछ नहीं था। कोरोना काल में मुख्यमंत्री फार्म हाउस पर रहे या प्रगति भवन में रहे और जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया। उधर तेलंगाना के वजीर सयाहत और खेल श्रीनिवास गौड़ ने बीजेपी की जानिब से टीआरएस के खिलाफ चार्जशीट जारी करने की मजम्मत की। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने बीजेपी से सवाल किया कि बीजेपी तेलंगाना की तरक्की, शहर में अमन व अमान बरकरार रखने, किसानों और गरीबों की मदद करने पर चार्जशीट दाखिल कर रही है। बीजेपी को मुखालिफ अवाम पॉलिसियों पर चार्जशीट दाखिल करना चाहिए। श्रीनिवास गौड़ ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जेर क़यादत मरकजी हुकूमत फेडरल सिस्टम के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने बीजेपी की जानिब से टीआरएस की चार्जशीट को तनकीद का निशाना बनाया और बीजेपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार करके तमाम लीडरों को जेल में बंद करने पर जोर दिया। మత కలహాలు లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉంటున్నందుకు మత కలహాలు కావాలి అని చెప్పి చార్జ్ షీట్ వేస్తారా? ఈ హైదరాబాద్ నగరంలో 144 సెక్షన్ లేకుండా ప్రశాంతంగా జీవిస్తున్నందుకు అరే 144 సెక్షన్ కావాలని చెప్పి చార్జ్ షీట్ వేస్తారా? మహిళలకు షీటింగ్ చేసి భద్రత కల్పించినందుకు మహిళలకు భద్రత లేకుండా చేయాలని చెప్పి చార్జ్ షీట్ వేస్తారా? గుండాగిరి బంద్ అయింది, గుండాగిరి కావాలని చార్జ్ షీట్ వేస్తారా? హైదరాబాద్లో మంచినీళ్ళు, హైదరాబాద్లో అనేక రకాల సంస్థల పెట్టుబడులు వస్తున్నందుకు ఛార్జ్ షీట్ వేస్తారా? రావద్దని. మరి 24 గంటల కరెంటు పరిశ్రమలకు ఇస్తున్నందుకు మీరు ఛార్జ్ షీట్ వేస్తారా? జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్లో 54% మొత్తం ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు 72% రిజర్వేషన్ ఇచ్చినందుకు మీరు ఎందుకు ఇచ్చిండ్రు? 72% ఈ వర్గాలన్నీ కూడా అనుగవటే ఉండాలి అని చెప్పి మీరు ఛార్జ్ షీట్ వేస్తారా? హైదరాబాద్ నగరంలో మెట్రో ట్రైన్ లాంటి సంస్థలు కానీ, హైదరాబాద్ నగరంలో అనేక ఫ్లైఓవర్లు కానీ, హైదరాబాద్ నగరంలో మంచి కేబుల్ బ్రిడ్జ్ చేసినందుకు కానీ ఇవన్నీ ఎందుకు వేసిండ్రు అని చెప్పి మీరు ఛార్జ్ షీట్ వేస్తారా? గొప్పలు చెప్పుకున్నారు కరోనా తర్వాత, ఓ ఆగాయా, ఏ ఆగాయా, కాగాయా, ఒక్కటి చూపండి. उधर हैदराबाद में मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने मीट द प्रेस प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी टीआरएस को इख्तिदार से बेदखल करेगी। आने वाले जीएचएमसी इलेक्शन में अवाम बीजेपी के भारी अक्सरियत से कामयाबी अता करेगी। उन्होंने टीआरएस को बदउनवानी में मुलविस बताया। रियासत की तरक्की के लिए बीजेपी को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत ने पुराना शहर हैदराबाद को इस्तांबुल की तर्ज पर और हैदराबाद को डिलास के खुतूत पर तरक्की देने के वादे में क्यों नाकाम हो गई। उन्होंने कहा कि शहर की 67,000 करोड़ रुपए से तरक्की का हुकूमत दावा कर रही है, ताम हुनूज क्यों सड़कों की मरम्मत के काम अंजाम नहीं दिए गए। మొత్తం ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ వస్తూ ఉంది. నేను ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क भर से इनकी पार्टी पर आयद किए जा रहे इल्जामात हैदराबादी अंदाज में जवाब दिया। वाज़ेह है कि बीजेपी टीआरएस कांग्रेस लीडरों के हालिया दिनों में मजलिस पर मुख्तलिफ इल्जामात आयद किए हैं। हैदराबाद में सवाल यह है कि क्या एमआईएम का मेयर चाहिए या बीजेपी का मेयर चाहिए। इस सवाल पे चुनाव हो रहा है, क्योंकि केसीआर को वोट माने एमआईएम को वोट, कांग्रेस को वोट यानी एमआईएम को वोट, और एमआईएम को वोट माने डिवीजन को वोट। बीजेपी एमआईएम की రహస్య ఒప్పందం ఉంది. హిందూ ముస్లింగా డివైడ్ చేయడానికి బీజేపీ ఎంఐఎం కలిసి చేసిన
కాన్స్పిరసీని హైదరాబాద్ ప్రజలు గమనించాలి. బండి సంజయ్ గారు క్లియర్ గా ప్రకటించిండ్రు మాది మతతత్వ పార్టీ అని. हमारा टीआरएस से जहां हमारा मुकाबला है वहाँ मुकाबला है. अभी तो यकीनन हमारा कोई टीआरएस अलायंस नहीं है. रद्द की बात यह है कि टीआरएस के पावर मंत्री हम पर इल्ज़ाम लगाते कि हम क्या कहा जगदीश रेड्डी ने कि हम वो बीजेपी वालों को कहा आप मोदी ने ओवैसी से मुलाकात की. फिर कांग्रेस वाले हम पर इल्ज़ाम लगाते और बीजेपी वाले हम पर इल्ज़ाम लगाते. तो हैदराबाद की एक मशहूर कहावत है कि गरीब की जोरू सबकी भाभी, तो वही हाल हो गया है. तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर ए रेवंत रेड्डी ने बीजेपी और टीआरएस को तनकीद का निशाना बनाया. उन्होंने इल्जाम लगाया कि दोनों पार्टियां कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश कर रही हैं. रेवंत रेड्डी ने बीजेपी से सवाल किया कि टीआरएस पर बदउनवानियों के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी जांच क्यों नहीं की जाती. उन्होंने तेलंगाना अवाम को गुमराह करने का बीजेपी और टीआरएस पर इल्जाम लगाया. చౌదేకర్ గారు మీరు నిజాయితీ పరులైతే మీరు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంతో కుమ్ముక్కు కాకపోతే మీరు వీటికి వివరణ 6 అంశాలు మై హోమ్ సిమెంట్ కంపెనీ అక్రమాలు, శ్రీశైలం మరియు కల్వకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ యొక్క అక్రమాలు, మూసి కాలుష్యానికి కారణమైన ఆక్రమణల మీద, జవహర్ నగర్ డంపింగ్ యార్డుకు విడుదల చేసిన నిధుల మీద, సచివాలయ నిర్మాణానికి సంబంధించి అనుమతులు లేకపోయినా అడ్డగోలుగా హుస్సేన్ సాగర్ నడిపొట్టున కట్టబోతున్న నిర్మాణం మీద, అదేవిధంగా 111 జీవోను ఉల్లంఘించి కట్టిన కేటీఆర్ ఫామ్ హౌస్ మీద, రామేశ్వరరావు అవతార్ సంబంధించిన మీ శాఖకు సంబంధించిన అధికారులతో కమిటీ వేసింది వీటన్నిటి మీద నివేదికలు ఇవ్వమని. మీ శాఖకు సంబంధించిన అధికారులు నివేదికలు ఇవ్వకుండా నెలల కొద్ది చేస్తున్న తాత్సారానికి కారణం ఏందో ఇవన్నీ కూడా మీ పరిధిలో, మీ శాఖలో, మీ పర్యవేక్షణలో జరుగుతున్న ఆక్రమణలు, అక్రమాలు, వీటి మీద మీరు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారో తెలంగాణ ప్రజలకు జవాబు చెప్పాలి. లేకపోతే మీరు వేరు టీఆర్ఎస్ వేరు అని తెలంగాణ సమాజం అనుకోవడం లేదు. కేవలం బీజేపీ కార్యకర్తలను తెలంగాణ ప్రజల మధ్యలో ఒక విభజన తీసుకొచ్చి భావోద్వేగాలతో కూడుకున్న రాజకీయ ప్రయోజనం కోసం మాత్రమే మీరంతా ప్రయత్నం చేస్తుండ్రు. దీంట్లో ఉమ్మడి శత్రువు, ఉమ్మడి లక్ష్యం కాంగ్రెస్ పార్టీని చేసుకొని వీళ్ళు ఈ వీధి నాటకాలకు తెరలేపినరు. వీటన్నిటిని కూడా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండి గమనించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. जीएचएमसी इलेक्शन के लिए गोशा महल के बीजेपी उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलने पर पार्टी दफ्तर के करीब एहतजाज किया गया. नाराज लीडरों ने मरकजी ममलिकती वजीर जी किशन रेड्डी, बीजेपी सीनियर लीडर लक्ष्मण के खिलाफ नारेबाजी की और हकीकी कारकुनों को नजरअंदाज करके दीगर को टिकट देने का इल्जाम लगाया. उन्होंने मकामी रुकन असम्बली राजा सिंह के हामियों को टिकट नहीं देने पर नाराजगी जाहिर की. तेलंगाना असेंबली में एमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने पार्टी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई. अकबर ओवैसी ने रियासत नगर और ललिता बाग में पद यात्रा की और आवाम से मुलाकात की. उन्होंने 100% पोलिंग को यकीनी बनाने की आवाम से अपील की. 30-40% बोले तो फिर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम एक नई तारीख बनाएंगे और इस मरतबा इलेक्शन बटन का नहीं है, सीटी का नहीं है. इस मरतबा बैलेट पेपर है, मोहर मारना. पहले जैसा होता था हमारे बुजुर्गों को मालूम, अलग सुबह अपने वोटों का इस्तेमाल करिए. ये मत बोलिए अरे अभी तो शुरू हुई है ना, बोले जरा खाना पका लेंगे, जरा खा लेंगे, खिला लेंगे, बर्तन मांज लेंगे, झाड़ू दे देंगे, ये करेंगे. नहीं भाई, पहले लाओ ये जिम्मेदारी और ये फर्ज से आप पूरा करो और उसके बाद घर में आके अपने काम. अगर हर कोई बोलेगा नहीं है ना 5 बजे तक 6 बजे तक आएंगे सुकून से, नहीं भाई आप बोलो. अगर आप बुलंद के वक्त आए और मैं आपको खड़ा रखूं और बोलो है ना.
एमआईएम लीडर और रुकन असेंबली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने कहा कि मजलिस अगर चाहे तो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को इख्तिदार से बेदखल कर सकती है। उन्होंने कहा कि एमआईएम बल्दिया इलेक्शन में बेहतर मुजाहरा करेगी। हमेशा ये कहते थे कि हमको सीट पे बिठाना भी आता, सीट से गिराना भी आता बोल के, तो ये कोई हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। अगर मजलिस अगर चाही तो न सिर्फ बल्दी इंतखाबात के अंदर बल्कि अगर टीआरएस को इख्तिदार से भी अगर बेदखल करना पड़ा तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस जिस दिन सोचेंगी इंशाअल्लाह 2 महीने के अंदर टीआरएस पार्टी इख्तिदार से भी बेदखल हो सकती है। ये बातें पुराने हैं, कोई नई बात नहीं है। हर जमात बोलती आई, हर कोई दफन होते गए, मजलिस को अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन तरक्की होते आई। आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तरक्की के रास्ते पर गामजन। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी बंगाल इलेक्शन पर जल्द फैसला लेगी। उन्होंने मरकजी हुकूमत से सवाल किया कि लॉकडाउन के दौरान चली गई नौकरियों को कब फराहम किया जाएगा। लव जिहाद पर कहा कि लव को फैलाइए। उन्होंने नफरत के बजाय मोहब्बत फैलाने का जिहाद करने की अपील की। दिलों को जोड़ने के लिए काम करने पर उन्होंने जोर दिया। बंगाल के यूनिट के लोगों से मीटिंग होने वाली है क्योंकि म्युनिसिपल इलेक्शन आ गया, थोड़ा देरी हो गई। उनसे बात करके ही, उनसे पूरा फीडबैक लेके, उनका ओपिनियन लेकर ही हम एक कंसिडर्ड डिसीजन पर अराइव करेंगे और आपको बताएंगे। तो ममता बनर्जी के साथ जा सकते हैं? पहले तो मुझे अपनी यूनिट से बात करना है इलेक्शन लड़ने के ताल्लुक से, और इलेक्शन लड़ने की जब बात होगी तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि जब हम डिसीजन लेंगे तो इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको। आप जो बनाते बना लीजिए। बीजेपी से हमारा एक ही सवाल है कि आपने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन किया, अनटाइमली किया, जिससे भारत के करोड़ों गरीबों की नौकरियां जा चुकी हैं, नौकरियां कब देंगे? नौकरियां बताइए, आप किसको नौकरियां देने वाले हैं? अब तक कितने नौकरियां आपने दी हैं? जो बेरोजगार हो चुके हैं 8-9 करोड़ लोग, आप बताइए इनका रोजगार क्या होगा? आप ही की मीडिया फ्रेटर्निटी में लोगों का ले ऑफ हो रहा है, उनको क्या करने वाले हैं? देंगे क्या? उनको भी कैबिनेट में जगह देंगे? उस कैबिनेट में बिठाएंगे लाके उन लोगों को? ये देश के सामने अहम सवाल है जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं खाली लव को फैलाइए, लव फैलाइए, बस लव फैलाइए, हेटर खत्म करिए। कितना हेटरेट करेंगे? अरे ये एक अजीब बात है कि लव भी होगा और जिहाद भी होगा। ये कैसा होगा भैया? हाँ, मोहब्बत की जिहाद अगर करना है तो मोहब्बत फैलाने का जिहाद हम कर सकते। मोहब्बत फैलाइए, लव फैलाइए। कितना गर्मी पैदा करेंगे, कितना जहर फैलाएंगे? बस करिए ना, दिलों को जोड़ने का काम करिए मोदी जी। स्पेशल मैरिज एक्ट का खत्म करेंगे क्या? बताइए, बोल दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 इज अ फंडामेंटल राइट, स्पेशल मैरिज एक्ट इज देयर। इस मौके पर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि यूएपीए कानून को अक़लियतों, दलित और सियासी मुखालफिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि हुकूमत शिद्दत पसंदी को कम करना चाहती है तो क्या ये सब के लिए होगा या किसी खास तबके के लिए होगा? ये भी बता दे कि दिल्ली में जो फसादात हुए, एक मस्जिद के ऊपर चढ़कर, मस्जिद के गुंबद के ऊपर जब ये झंडा लगाया गया था, वो रेडिकलाइजेशन है या नहीं है? कोरोना को कह दिया गया कि तबलीगियों ने फैलाया, कोरोना को भी आपने इस्लाम से जोड़ दिया, तो ये क्या है? रेडिकलाइजेशन ही नहीं है। तो हर चीज में रेडिकलाइजेशन कहां पर हो रहा है, किस पर हो रहा है? तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि डी रेडिकलाइजेशन अगर करने वाले हैं तो क्या वो सिर्फ एक मजहब के ऊपर करेंगे या सब पे करेंगे? हिंदुत्व का डेफिनेशन बीजेपी बता दे। क्या वो सावरकर के डेफिनेशन को मानती है, नहीं मानती है? क्या वो गोलवालकर का जो डेफिनेशन है उसको मानते हैं, नहीं मानते हैं? हम इस पर आपको कई बार हमारा स्टेटमेंट हो चुका है। डी रेडिकलाइजेशन अगर करेंगे तो किसका करेंगे? जो जाकर कहते हैं कि आप अपनी दुकान में पटाखे मत बेचिए, जो महल्लों में अगर कोई तरकारी बेचने वाले आता है तो कहते हैं तू यहां पर मत आ, फ्रूट बेचने वाला तो बोलते तुम नहीं बेच सकते। किसका रेडिकलेशन होना चाहिए, ये हम पूछना चाह रहे हैं। डी रेडिकलेशन
चलिए यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।